Hello everyone, welcome to your very own Easily. I am Dr. Sudha, your mentor for biology. So, in today's class, what we are going to start? Yes, we have already completed with the male reproductive system. हमने female reproductive system को complete कर लिया और इसी के साथ साथ हमने ये भी देखा कि गैमीट फॉर्मेशन कैसे होता है. ठीक है, हमने स्पर्मेटोजेनेसिस को समझा, हमने oogenesis को समझा और इसी के साथ ही हमने जो पूरा स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म, स्ट्रक्चर ऑफ ओवम उसको भी समझ लिया. ठीक है, और आज हम एक बार शुरू करने जा रहे हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक. कौन सा? मेंस्ट्रुअल साइकिल. ठीक है, तो जैसे कि हमें पता है कि हर फीमेल के जो रिप्रोडक्टिव साइकिल के अंदर, स्पेशली ह्यूमन फीमेल्स के अंदर, एप्स के अंदर देयर आर सम साइक्लिकल चेंजेस. ठीक है, उन साइक्लिकल चेंजेस को क्या बोलते हैं? दैट इज नोन एज मेंस्ट्रुअल साइकिल. ठीक है, उन साइक्लिकल चेंजेस को बोलते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल. तो जैसे कि आपको पता है कि हर फीमेल के अंदर आफ्टर अ पर्टिकुलर एक तरह से एक पीरियड के बाद, वो पीरियड जनरली 24 से लेके 28 डेज का हो सकता है. ठीक है, जिसके अंदर क्या होता है कि देयर इज अ विजाइनल ब्लीडिंग. ठीक है, दैट ब्लीडिंग, दैट विजाइनल ब्लीडिंग, उसको एक आम भाषा में हम क्या बोल देते हैं? पीरियड्स बोलते हैं, या उसको हम क्या बोलते हैं? मेंस्ट्रुअल साइकिल. पर क्या आप जानते हैं कि जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है, बॉडी के अंदर एक बहुत सारे जो हार्मोन्स फीमेल की बॉडी के अंदर देयर आर मेनी इवेंट्स आर गोइंग ऑन. बहुत सारे साइक्लिकल चेंजेस है. साइक्लिक चेंजेस है मतलब आप समझ रही हैं कि स्टार्ट होते हैं और फिर उसके बाद एक साइकिल सा घूमता रहता है. और पूरे के पूरे ये जो साइक्लिकल चेंजेस आते हैं किसके अंदर? ओवरी के अंदर, यूट्रस के अंदर. और किस तरह से जो हमारी बॉडी के अंदर हार्मोन सिक्रीट होते हैं वो कैसे इस पूरे प्रोसेस को रेगुलेट करते हैं. ठीक है, तो वो हम पढ़ेंगे मेंस्ट्रुअल साइकिल के बीच में. ठीक है, तो बहुत सारे लोगों को ऐसा मिथ्स है कि जब मेंस्ट्रुअल साइकिल एक वुमेन के बॉडी के अंदर स्टार्ट होता है, मतलब जब एक वुमेन एट द एज ऑफ प्यूबर्टी एंटर करती है, तो जब उसके पीरियड्स आने अपीयर होते हैं, वो जो टाइम ड्यूरेशन होता है पीरियड्स का, that women या that girl is not, you can say कि ऐसा मानते हैं कि that is शुद्ध नहीं है ना. तो एज अ बायो स्टूडेंट आपको ये समझना होगा कि ये सब क्या है? मिथ्स है. मेंस्ट्रुअल साइकिल एक उतना ही जरूरी प्रोसेस है, एक नेचुरल प्रोसेस है विच इज अंडर द कंट्रोल ऑफ मेनी हार्मोन्स. और अगर ये साइक्लिकल चेंजेस नहीं आएंगे तो हम ये नहीं कह सकते कि एक जो फीमेल है नाउ शी इज रिप्रोडक्टिवली एक्टिव. ठीक है, रिप्रोडक्शन मतलब कर सकती है वो. तो आज हमें इसी चैप्टर के अंदर मेंस्ट्रुअल साइकिल को बहुत अच्छे से समझना है. ठीक है, ये डायग्राम आपके सामने क्या दिखा रहा है? ये डायग्राम है हमारी एनसीईआरटी का डायग्राम है, राइट. तो यहाँ पे बेटा देखो, यहाँ देखो हमें दिख रही है यूट्रस के अंदर क्या क्या चेंजेस आते हैं. ओवेरियन हार्मोन्स के अंदर बहुत सारे चेंजेस आते हैं. पिट्यूटरी हार्मोन्स के अंदर पिट्यूटरी हार्मोन रिलीज होते हैं जो ओवरी को इफेक्ट करते हैं, जो यूट्रस की लाइनिंग को इफेक्ट करते हैं. ठीक है, और यूट्रस की जो लाइनिंग है दैट इज एंडोमेट्रियम, वही एक टाइम ड्यूरेशन के बाद वेजाइनल ब्लीडिंग की फॉर्म में दैट इज वो हमें शो होती है, जिसको हम बोलते थे मेंस्ट्रुअल साइकिल. राइट, प्रेगनेंसी के दिनों में यही मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या हो जाता है? नहीं होता है. राइट, तो चलो अब एक बार स्टार्ट करते हैं कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय मेंस्ट्रुअल साइकिल. ठीक है बेटा, ये है एक साइकिल. साइकिल का मतलब समझते हैं जहां से शुरू होंगे वहीं पे जाके हम एंड हो जाएंगे. राइट, तो ये क्या है? अगर हम पूरे मंथ को नंबर ऑफ डेज के अंदर डिवाइड कर दे तो मेंस्ट्रुअल साइकिल हम जनरली लेते हैं 28 डेज का. कितने डेज का? 28 डेज का. तो देखो ये 1 से कंडीशन स्टार्ट हो रही है फर्स्ट डे से. फर्स्ट डे के अंदर क्या होता है कि मेंस्ट्रुअल फेज चल रहा होता है. मेंस्ट्रुअल फेज को ध्यान से समझना, बहुत सिंपल करके समझेंगे कि फर्स्ट टू 5 डेज तक अगर मैं बात करूं, फर्स्ट टू 5 डेज तक, ठीक है, इस टाइम पे क्या हो रहा होता है? एक विमेन की बॉडी के अंदर देयर इज ब्लीडिंग फ्रॉम द विजाइना. ठीक है, उस ब्लीडिंग के अंदर क्या क्या होगा? बहुत सारी रप्चर्ड ब्लड वेसल्स होती हैं, यूट्रस की लाइनिंग होती है, और क्या होगा? एक सेकेंडरी उस साइट होता है, वो भी इस ब्लड के थ्रू बाहर निकल जाता है. ठीक है, तो ये जो फर्स्ट टू 5 डेज की बात कर रही हूँ ना मैं, ये कौन सा फेज है? ये है हमारा ब्लीडिंग फेज. एज अ फीमेल बहुत सारी फीमेल्स इस चीज को समझती हैं.
6 to 10 डेज तक जो यूट्रस की लाइनिंग है एक बार पूरी की पूरी झड़ जाती है, शेड ऑफ हो जाती है। उसके बाद देखो दोबारा से वो थिक होना शुरू हो जाएगी, ठीक है। इसको हम बोल देंगे बेटा फॉलिकुलर फेज। क्या बोल देंगे? फॉलिकुलर फेज। उसके बाद 11 डेज से लेके 18 डेज के बीच का जो पीरियड है उसके अंदर हम ये बोलते हैं कि ओवरी में से ग्रेफियन फॉलिकल, अभी हमने इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ ओवरी में देखा, जो मैच्योर फॉलिकल था दैट इज ग्रेफियन फॉलिकल, उसमें से सेकेंडरी ओसाइट रिलीज हो जाता है और उस प्रोसेस को बोलते हैं ओव्यूलेशन। कब चलता है ये? 11 से लेके 18 दिन मान लेते हैं ऑन एन एवरेज, राइट। ओके, फिर उसके बाद क्या होता है? 19 डेज से लेके 28 डेज के बीच में यूट्रस लाइनिंग कंटिन्यूज टू बी थिकन, ठीक है। अब इस दौरान आते हैं बहुत सारे हार्मोन्स के अंदर चेंजेस, जिसकी वजह से अगर प्रेगनेंसी नहीं होती है तो 28 डेज के साथ फिर से वही वाला साइकिल रिपीट होना शुरू हो जाता है, ठीक है। इस साइकिल के थ्रू हम इतनी बात तो समझ में आ गई कि ये जो सारा खेल है ये सारा हार्मोन्स का खेल है, हार्मोन्स के अंडर कंट्रोल है ये पूरा का पूरा प्रोसेस, ठीक है। चलो समझे। अब देखो, रिप्रोडक्टिव साइकिल इन द फीमेल प्राइमेट्स दैट इज मंकी, एप्स एंड ह्यूमन बींग्स, इसको हम क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं हम मेंस्ट्रुअल साइकिल, ठीक है। इतनी सी बात, ठीक है। डेफिनेशन क्या है? दीज आर द साइक्लिकल चेंजेस द रिप्रोडक्टिव साइकिल। ये है रिप्रोडक्टिव साइकिल। एनसीईआरटी लाइन का ध्यान रखो, इससे रिप्रोडक्टिव साइकिल अगर ये नहीं होगा तो एक वुमेन के अंदर रिप्रोडक्शन नहीं हो सकता है। तो ये चीज समझनी पड़ेगी लोगों को कि ये हमारी बॉडी का एक बहुत ही नेचुरल प्रोसेस है, ना कि कुछ ऐसा प्रोसेस है जिसकी वजह से हमें फीमेल्स के साथ थोड़ा सा छुआछूत जैसा व्यवहार जो किया जाता था पहले के टाइम में, वो दैट वाज रॉन्ग, ठीक है। चलो, फर्स्ट मेंस्ट्रुएशन बिगिन होता है एट द टाइम ऑफ प्यूबर्टी। प्यूबर्टी हमने समझा था दैट इट इज द एज जो 11 ईयर से आजकल शुरू हो जाती है जनरली, है ना। किसी के अंदर 13 भी हो सकती है, 14 भी हो सकती है, मतलब ये जो एज है इस एज के अंदर दैट इज नोन एज एज ऑफ प्यूबर्टी। क्या होता है बेटा इसमें? फर्स्ट जब मेंसेस अपीयर होंगे, फर्स्ट टाइम जब एक गर्ल मेंस्ट्रुअल पीरियड जिसके अंदर स्टार्ट होगा तो फर्स्ट मेंसेस को बोलेंगे हम, क्या बोलेंगे? दैट इज मिनाक। फर्स्ट मेंसेस को क्या बोलेंगे? मिनाक। अब ह्यूमन फीमेल की बात अगर हम कर रहे हैं तो मेंस्ट्रुएशन इज रिपीटेड एट एन एवरेज इंटरवल ऑफ 28 to 29 डेज। 28 भी हो सकता है, 29 भी हो सकता है, इवन किसी के अंदर 25, 24 या 26 भी हो सकता है, ठीक है। चलो, एंड द साइकिल ऑफ इवेंट्स स्टार्ट कहां से होता है? फ्रॉम वन मेंस्ट्रुएशन टिल द नेक्स्ट वन, इसको बोलते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल। मतलब यहां से स्टार्ट हुआ, यहां से स्टार्ट होके पूरे 28 डेज के बाद फिर से दोबारा से स्टार्ट हो जाएगा। तो इसका मतलब मंथ में एक बार मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है अपीयर होता है, दैट इज नोन एज मेंस्ट्रुअल साइकिल। और इस टाइम पे क्या होता है बेटा? हमने देखा ओव्यूलेशन। ओव्यूलेशन मतलब एक ओवम। जनरली हमारे जो फीमेल्स के अंदर जो ओवरी है, एक ओवरी एक एग बनाती है, ओवम बनाती है, ठीक है। और ऑल्टरनेटली चलता है प्रोसेस कि एक बार एक ओवरी बनाती है, दूसरी बार दूसरी ओवरी बनाती है, ठीक है। तो एक ओवम रिलीज होता है इस साइकिल के दौरान। कब रिलीज होता है हमें पता है? 14th डे ऑफ ओव्यूलेशन। 14th डे मेंस्ट्रुअल साइकिल पे क्या होता है? दैट इज ओव्यूलेशन। तो हम ये मान लें कहीं ना कहीं मिडल में। अब किसी किसी का मेंस्ट्रुअल साइकिल हो सकता है इरेगुलर भी हो सकता है, बहुत सारी चीजें होती है, हार्मोनल कंट्रोल्स है, तो हार्मोन्स ऊपर नीचे होने की वजह से इट कैन बी इरेगुलर। तो हम ये एग्जैक्टली वैसे देखो 14th डे पे हो जाता है ओव्यूलेशन, बट सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से या इसके एक बार ऐसे समझे कि इट कैन बी फ्रॉम कुछ दिन पहले कुछ दिन बाद में। तो हम ऑन एन एवरेज मान लेते हैं 11 से लेके 18 के बीच का जो एक हफ्ता है, एक वीक है जो, दैट इज नोन एज द ओव्यूलेशन, जिसके अंदर ओव्यूलेशन हो सकता है, ठीक है। चलो, इतनी बात क्लियर है? ओके, आगे आ जाओ। अब देखो जो मेजर इवेंट्स हैं अभी हम डिस्कस करेंगे, क्या क्या होता है मेंस्ट्रुअल साइकिल में, वो अपने अभी समझेंगे, डायग्राम के थ्रू पूरा समझेंगे। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं, हम डिवाइड कर सकते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल को 4 फेजेस में। हम डिवाइड कर सकते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल को कितने फेजेस में बेटा? पहला फेज हम करेंगे ब्लीडिंग फेज, या जिसको मैं बोल दूं मेंस्ट्रुएशन। क्या बोल दूं? मेंस्ट्रुएशन। दूसरा फेज होगा बेटा फॉलिकुलर फेज।
फॉलिकुलर फेज। आपको पता है ओवरी के अंदर क्या होते हैं, बहुत सारे फॉलिकल्स। तो फॉलिकल्स में से पहले प्राइमरी फॉलिकल, सेकेंडरी फॉलिकल, टर्शरी फॉलिकल, तो धीरे धीरे वो जो फॉलिकल्स है मैच्योर होके कौन सा फॉलिकल बना देते हैं, ग्रेफियन फॉलिकल। ठीक है, फिर उसके बाद ग्रेफियन फॉलिकल में से क्या रिलीज होता है, सेकेंडरी oocyte, राइट। तो उस प्रोसेस को हमने क्या बोला, ओव्यूलेशन फेज। और ग्रेफियन फॉलिकल किसमें कन्वर्ट हो जाता है, ये बातें हमने समझी हुई है इसलिए पूछ रही हूँ, दैट इज चेंजेस इनटू कॉर्पस ल्यूटियम। तो इसलिए अब जो नेक्स्ट फेज आएगा ना उसको बोलेंगे बेटा ल्यूटियल फेज। क्या बोलेंगे, ल्यूटियल फेज, राइट। और ल्यूटियल फेज के बाद फिर से नेक्स्ट फेज शुरू हो जाता है। ठीक है, तो यू कैन से कि मेंस्ट्रुएशन फेज, फॉलिकुलर फेज, ल्यूटियल फेज, और फिर से नेक्स्ट साइकिल वही वाला स्टार्ट हो जाता है। तो ध्यान से समझो, साइकिल कब स्टार्ट हुआ, मेंस्ट्रुअल फेज के साथ, मेंस्ट्रुअल फेज। अच्छा, ल्यूटियल फेज से पहले एक और फेज ले सकते हैं, दैट इज ओव्यूलेशन फेज बोलते हैं इसको। ठीक है, तो अगर ऐसा करूं, मैं एक काम करती हूं, एक काम करते हैं, हम यहाँ पे ओव्यूलेशन फेज लिख देते हैं। फोर्थ फेज इज ओव्यूलेटरी फेज, ओव्यूलेशन बोल दो, और नेक्स्ट वाला हो गया आपका ल्यूटियल फेज। ल्यूटियल फेज के बाद फिर से मेंस्ट्रुअल फेज स्टार्ट हो जाता है, राइट। इसको हम ब्लीडिंग फेज भी बोलते हैं। ओके, अब देखो, जब मेंस्ट्रुअल फ्लो होना शुरू होता है तो साइकिल स्टार्ट होता है मेंस्ट्रुअल फेज के साथ, तब क्या होगा, मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट हो जाएगा, मतलब ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, ओके। और ये ब्लीडिंग कितने दिन तक चलती है, फॉर 3 to 5 days। ओके, मेंस्ट्रुअल फ्लो हो क्यों रहा है बेटा, ब्लड क्यों आ रहा है, यूट्रस से बाहर आ रहा है। जो एंडोमेट्रियम लाइनिंग है ना वो अपने आप को थिक करती है। ठीक है, जब वो रप्चर हो जाती है तो उसके साथ कुछ ब्लड वेसल्स भी रप्चर हो जाते हैं। ठीक है, तो उन ब्लड वेसल्स के रप्चरिंग की वजह से ब्लीडिंग की फॉर्म में, दैट इज विजाइनल ब्लीडिंग इज अपीयरिंग, और उसके अंदर होगी एंडोमेट्रियल लाइनिंग, सेकेंडरी oocyte या बहुत सारी ब्लड वेसल्स, राइट। चलो, ड्यू टू द ब्रेकडाउन ऑफ एंडोमेट्रियम लाइनिंग ऑफ द यूट्रस एंड इट्स ब्लड वेसल्स, जो क्या बनाती हैं, लिक्विड से बना देंगे, दैट कम्स आउट थ्रू वेजाइना। ठीक है, मेंस्ट्रुएशन ओनली अकर्स अगर रिलीज्ड ओवम इज नॉट फर्टिलाइज्ड। इस बात को बहुत अच्छी तरह से याद रखेंगे, दैट ओवम रिलीज हुआ और अगर उसी टाइम पे स्पर्म्स की एंट्री हो गई। ठीक है, अगर ओव्यूलेशन के टाइम पे स्पर्म्स की एंट्री हो गई तो दोनों का फ्यूजन हो जाएगा, मतलब फर्टिलाइजेशन हो जाएगा। फर्टिलाइजेशन हो जाएगा तो जाइगोट फिर वो डेवलप होना शुरू हो जाएगा, मतलब प्रेगनेंसी हो जाएगी। तो हमें ये बात याद रखनी है कि जब ओवम फर्टिलाइज नहीं होता है इन अ वर्जिन गर्ल, ठीक है, तो उनके अंदर क्या होती है, मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग। नॉट ओनली वर्जिन गर्ल, मैं ये नहीं कह रही हूँ, इवन मैरिड गर्ल्स के अंदर भी देयर इज मेंस्ट्रुएशन, बट एक ही शर्त है कि ओवम जो है वो फर्टिलाइज नहीं होना चाहिए। तो अनफर्टिलाइज्ड ओवम, दैट इज सेकेंडरी oocyte आता है। हम ये थोड़ा सा टर्म रॉन्ग यूज करते हैं। हमें पता है कि सेकेंडरी oocyte ओवम में कब कन्वर्ट होता है, जब स्पर्म आके सेकेंडरी oocyte को जस्ट मेम्ब्रेन के साथ टच करेगा तो म्योसिस 2 कंप्लीट होगा। म्योसिस 2 कंप्लीट होने के बाद हम बोलेंगे ओवम बन गया। उससे पहले हम पहले वाली स्टेज को हम क्या बोलते हैं, सेकेंडरी oocyte। तो सेकेंडरी oocyte रिलीज होता है बेटा। ठीक है, नो डाउट एनसीईआरटी ने लिखा है, तो इसका मतलब अनफर्टिलाइज्ड ओवम, दैट इज नोन एज सेकेंडरी oocyte, राइट। लैक ऑफ मेंस्ट्रुएशन that can be indicative of pregnancy। अगर menstruation नहीं हो रहा that means ovum fertilize हो गया, that means pregnancy is there। but बहुत सारे और reasons भी होते हैं जिसकी वजह से कई बार ये जो साइकिल है ये डिले भी हो सकता है अपनी expected date से, right। चलो, However, it may also be caused due to some other underlying causes, जैसे कि स्ट्रेस हो सकता है, जैसे कि पुअर हेल्थ हो सकती है, और मेंस्ट्रुअल फेज इज फॉलोड बाय फॉलिकुलर फेज। इसको ऐसे याद रखो बेटा, दिस इज नंबर 1, दिस इज नंबर 2। मेंस्ट्रुअल के बाद आएगा फॉलिकुलर फेज। फॉलिकुलर फेज में एक बार समझना, प्राइमरी फॉलिकल्स जो है ओवरी के अंदर बेटा वो ग्रो कर जाएंगे, क्या बना देंगे, मैच्योर ग्रेफियन फॉलिकल, राइट। और ग्रेफियन फॉलिकल साइमल्टेनियसली क्या होगा,
एंडोमेट्रियम ऑफ द यूट्रस रीजनरेट। जो मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग के टाइम पर जो एंडोमेट्रियम हट गई थी यूट्रस से, वो अब दोबारा अपने आप को रीजनरेट करना शुरू कर देगी, ठीक है, थ्रू प्रोलिफरेशन। प्रोलिफरेशन का मतलब क्या होता है? सेल्स का नंबर बढ़ता है, दैट इज प्रोलिफरेट करना, मतलब उसकी थिकनेस बढ़ जाएगी, राइट। चलो अब एक काम करते हैं, हमारे पास ये है एक साइकिल ड्रॉन। अभी हम डायग्राम पे भी आएंगे, हम एनसीईआरटी की डायग्राम पे आएंगे, सेम वही डायग्राम है, बस थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके हमने आपके सामने इसको बनाया है। तो ध्यान से समझना इस चीज को कि मेंस्ट्रुअल साइकिल के अंदर क्या क्या चेंजेस आते हैं, ठीक है। जैसे कि हम एक काम करते हैं, हमने इस तरफ हमने लिख लिए यूट्रस के अंदर क्या क्या चेंजेस आएंगे, ओवरी के अंदर क्या क्या चेंजेस आएंगे, और ओवेरियन हार्मोन कैसे कैसे चेंज होंगे, ठीक है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कौन से फेज से? मेंस्ट्रुएशन फेज से, राइट। चलो अब देखो मेंस्ट्रुअल फेज, मेंस्ट्रुअल फेज में ना ये है किसकी लाइनिंग? यूट्रस की लाइनिंग है। ये देखो बेटा, ये इस तरह से शेड ऑफ हो रही है, ठीक है। ये जो मैंने लाइनिंग बनाई है पर्पल कलर से, इट्स ऑलरेडी रेड से ड्रॉन थी ये, तो आई थिंक आई शुड टेक रेड कलर ओनली। तो ये क्या है? दिस इज, एक सेकेंड, वेट फॉर अ सेकेंड, हाँ ये क्या है बेटा? अब ये मेंस्ट्रुअल साइकिल के टाइम, मेंस्ट्रुअल फेज के टाइम पे एंडोमेट्रियल जो लाइनिंग है वो उतर रही है ना, अपनी जगह से हट रही है, ब्लीडिंग हो रही है। तो मेंस्ट्रुअल फेज को हमने क्या नाम दिया है? हमने नाम दिया है बेटा ब्लीडिंग का। हमने इसको कौन सा फेज बोला है? वेट फॉर अ सेकेंड, व्हाट हैपेंड? ओके, हमने इसको नाम दिया है ब्लीडिंग फेज, ब्लीडिंग फेज, ठीक है, ओके। अब इस टाइम में देखो क्या होता है, प्रोजेस्टेरोन लेवल जो है वो बिल्कुल लो होता है। ध्यान से देखना इस चीज को, प्रोजेस्टेरोन लेवल इज लो, ठीक है। अब लो प्रोजेस्टेरोन लेवल क्या करेगा? जाके पिट्यूटरी को स्टिमुलेट करता है। लो प्रोजेस्टेरोन विल स्टिमुलेट पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड को ये बोला जाता है कि प्रोजेस्टेरोन लेवल बहुत कम है, और पिट्यूटरी ग्लैंड से बोला जाता है, इंटीरियर पिट्यूटरी से गोनाडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन हाइपोथैलेमस हमने समझा था, वो एक्ट करते हैं पिट्यूटरी पर। एंटीरियर पिट्यूटरी क्या रिलीज करती है? एफएसएच। क्या रिलीज करेगी? एफएसएच। तो हमारे पास कौन सा हार्मोन है? एफएसएच, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। नाम से समझ में आ रहा है, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन ओवरी के अंदर प्रेजेंट फॉलिकल्स के ऊपर एक्ट करेगा, राइट। तो फॉलिकल्स धीरे धीरे मैच्योर करना शुरू करेंगे। ये है प्राइमरी फॉलिकल, ये है सेकेंडरी फॉलिकल, ये है टर्शरी फॉलिकल, और मैच्योर होके ये बन जाता है आपका ग्रेफियन फॉलिकल। और ग्रेफियन फॉलिकल के अंदर क्या है? ये जो आप देख रहे हैं, ये जो स्ट्रक्चर, दैट इज सेकेंडरी oocyte, राइट। ओके, अब फॉलिकल्स मैच्योर कर रहे हैं, कौन सा हार्मोन? फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। अच्छा, अब ये जो ग्रेफियन फॉलिकल, सॉरी, ये जितने फॉलिकल्स हैं, ये कौन सा हार्मोन सिक्रीट करेंगे? ये सिक्रीट करेंगे बेटा एस्ट्रोजन। एस्ट्रोजन, ओवेरियन हार्मोन एस्ट्रोजन। ओवरी के अंदर चेंजेस आ रहे हैं, ग्रेफिन फॉलिकल तक प्राइमरी फॉलिकल कन्वर्ट हो जाएगा ग्रेफिन फॉलिकल में। जितने फॉलिकल जैसे जैसे मैच्योर होते हैं, हालांकि ग्रेफिन फॉलिकल एक ही बनेगा बेटा, बट फॉलिकल्स क्या सिक्रीट कर रहे हैं? एस्ट्रोजन। करते जा रहे हैं, ठीक है। तो अब एक स्टेज ऐसी आ जाएगी जब एस्ट्रोजन का लेवल बहुत ऊपर चला जाएगा, ठीक है। एस्ट्रोजन का लेवल बहुत ऊपर चला जाएगा, तो भाई अब ये जो एस्ट्रोजन हार्मोन ऊपर जब चला जाएगा, तो ये जाके पिट्यूटरी को बोलेगा, भाई बस मेरा कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा बढ़ गया है, अब और एस्ट्रोजन की जरूरत नहीं है, तो प्लीज आप अपना एफएसएच लेवल कम करो ताकि फॉलिकल्स और एस्ट्रोजन सीक्रेट ना करें, ठीक है। तो एफएसएच का लेवल हो जाता है बेटा लो। एफएसएच का लेवल हो गया है लो, क्यों? हाई एस्ट्रोजन, ये जो हाई एस्ट्रोजन है, इसने जाके स्टिमुलेट किया पिट्यूटरी को कि भाई अपना एफएसएच कम कर। अब फॉलिकल्स को और मैच्योर नहीं कराना, ग्रेफिन फॉलिकल बनके रेडी हो चुका है, बस हमें इतना ही एस्ट्रोजन सिक्रीट करना है। फॉलिकल्स अब इनको और ज्यादा नहीं मैच्योर होना। अगर ज्यादा मैच्योर हो जाएंगे तो बेटा क्या होगा? एक टाइम में एक ही ग्रेफिन फॉलिकल चाहिए हमें, एक ग्रेफिन फॉलिकल के अंदर एक ही oocyte रिलीज होना चाहिए, क्योंकि वही
एग बनने की पावर रखता है, और अगर एक से ज्यादा एग बन गए तो फीमेल की बॉडी इस तरह से डिजाइन नहीं है कि बहुत सारे एग्स को वो संभाल सके, ठीक है। तो फिर एक एग को ही क्या होना होता है, फर्टिलाइज होना होता है। फर्टिलाइज नहीं हुआ तो ठीक है, मेंस्ट्रुएशन के फॉर्म में बाहर आ जाएगा, बट बॉडी जो फीमेल की है दैट इज डिजाइन्ड इन सच अ वे कि एक टाइम में एक ओवरी एक ओवम बनाती है, मतलब एक प्राइमरी फॉलिकल कन्वर्ट किस में होता है, ग्रेफियन फॉलिकल में। तो इसलिए एफएसएच को सिक्रीशन को डाउन करवाना बहुत जरूरी है। तो ईस्ट्रोजन, हाई ईस्ट्रोजन ही जाके कमांड देता है पिट्यूटरी को कि भाई अब एफएसएच का लेवल कम कर दो। तो अब पिट्यूटरी पूछती है कि तो मैं किसका लेवल बढ़ाऊं, तो पिट्यूटरी को बोला जाता है एक काम करो, अब आप एलएच को बढ़ाना शुरू कर दो, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन को बढ़ाना शुरू कर दो, ठीक है। तो ये पूछा जाता है कि एलएच क्या करेगा, अरे भाई एलएच ही तो है जो ग्रेफियन फॉलिकल से सेकेंडरी oocyte को रिलीज करवाएगा, ठीक है। तो अब सेकेंडरी oocyte रिलीज हो गया, ग्रेफियन फॉलिकल थी ये जो स्ट्रक्चर, कौन सा हार्मोन आया था, देखो एलएच आया था। एलएच हार्मोन, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, वो धीरे 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 बढ़ता जा रहा है, तो इसको हम बोलते हैं एलएच सर्ज। अब इसका इफेक्ट क्या हुआ, एलएच बढ़ने से क्या हुआ, ग्रेफियन फॉलिकल के ऊपर एलएच का एक्शन, दैट मींस रिलीज ऑफ सेकेंडरी oocyte, और जो एम्प्टी स्ट्रक्चर बन गई उसको अब हम नाम देंगे कॉर्पस ल्यूटियम। और ये कॉर्पस ल्यूटियम क्या है, इट एक्ट्स एज अ टेम्परेरी एंडोक्राइन ग्लैंड। क्यों, क्योंकि अब कार्पस ल्यूटियम कौन सा हार्मोन सीक्रेट करेगा, जल्दी बोलो, इट विल सीक्रेट प्रोजेस्टेरोन, इट विल सीक्रेट प्रोजेस्टेरोन। तो देखो प्रोजेस्टेरोन का लेवल जो यहाँ भी कम था, यहाँ भी कम था, धीरे धीरे अब जब जैसे ही ओव्यूलेशन हो गया एलएच सर्ज की वजह से, अब प्रोजेस्टेरोन धीरे 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 बढ़ना शुरू हो गया, ठीक है। बढ़ते बढ़ते एकदम हाई प्रोजेस्टेरोन आ गया। अब अगर इस टाइम पे सेकेंडरी oocyte को फर्टिलाइज कर दिया किसने, स्पर्म ने, अगर इस टाइम पे स्पर्म की एंट्री हो गई 14 वाले डे पे या 11 से 18 दिन के बीच में अगर स्पर्म की एंट्री हो गई, तो वो तो फिर सेकेंडरी oocyte को किसमें बना देगा, कन्वर्ट कर देगा ओवम के अंदर, और फिर ये प्रोजेस्टेरोन बेचारा मेंटेन रहेगा, हाई रहेगा। यहाँ हमने लिखा है इफ फर्टिलाइजेशन अकर्स, ठीक है। बट अगर स्पर्म नहीं आते हैं, देखो ध्यान से सुनना मेरी बात को, चलो पहले इसको कंप्लीट कर ले। अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होता है तो फिर क्या होगा, ये जो प्रोजेस्टेरोन लेवल था ये नीचे गिरना शुरू हो जाएगा, प्रोजेस्टेरोन फॉल इफ नो फर्टिलाइजेशन, ठीक है। तो प्रोजेस्टेरोन फॉल करते ही दोबारा से यही वाली स्टेज आ गई, यही वाली स्टेज आ गई, ठीक है। तो बीच बीच में देखो एंडोमेट्रियम जो लाइनिंग है, मेंस्ट्रुअल फेज के बाद ही इसने अपने आप को थिक पे करती गई, है ना, रीजनरेट करती गई और रीजनरेट करती गई, हैवी मतलब थिक पे थिक होती जा रही है। क्यों थिक हो रही थी, एंडोमेट्रियम लाइनिंग इसलिए थिक हो रही थी ताकि अगर सेकेंडरी oocyte को आके स्पर्म एंट्री हो जाए और सेकेंडरी oocyte ओवम में कन्वर्ट हो जाए, तो दोनों का फर्टिलाइजेशन होने के बाद क्या बनेगा, जाइगोट बनेगा। जाइगोट क्या बनेगा, एम्ब्रियो बनेगा। और जो जाइगोट या एम्ब्रियो एक तरह से फ्यूचर बेबी, मुझे उसको संभालना है, मुझे उसको सपोर्ट देना है, तो उसके लिए बेड तैयार हो रहा था, किसका, एंडोमेट्रियम लाइनिंग ऑफ यूट्रस का, ठीक है। तो अब ये थिक हो रही थी इस उम्मीद में कि शायद मेरे पास जो फ्यूचर बेबी है या जाइगोट है, मेरे पास इम्प्लांट होगा, मतलब मेरे ऊपर आके रेस्ट करेगा। बट ऐसा कुछ हुआ नहीं, प्रेगनेंसी तो हुई नहीं। तो अब क्या हुआ, अब प्रोजेस्टेरोन लेवल जैसे ही लो हुआ तो वैसे ही एंडोमेट्रियम ने बोला कि भाई अब मेरा थिक होने का कोई फायदा नहीं था, तो बेटर है अब मुझे वेजाइनल ब्लीडिंग के साथ क्या हो जाना चाहिए, फिर से जितना मैंने अपना मोटापा बढ़ाया था, जितनी मैंने अपनी थिकनेस बढ़ाई थी, जितना मैंने अपने आप को ग्रो करवाया था, वो सब एक्स्ट्रा मेम्ब्रेन हटा दो, मतलब एंडोमेट्रियम लाइनिंग को हटा दो इन द फॉर्म ऑफ मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग, ठीक है। तो प्रोजेस्टेरोन लेवल लो होते ही क्या हो गया, प्रोजेस्टेरोन लेवल लो होते ही क्या हो गया कि एंडोमेट्रियम जो लाइनिंग है वो वहीं पे यहीं पे आ जाएगी बेटा, वापस फिर से स्टेज,
तो ये एक तरह से ना यूट्रस की क्राई है। यूट्रस की जो एंडोमेट्रियम लाइनिंग है ये अपने आप को थिक कर रही थी कि शायद मेरे पास बेबी आएगा, ठीक है। बेबी आया नहीं तो ऐसा बोला जाता है कि अब यूट्रस वीप करता है, क्राई करता है इन द फॉर्म ऑफ ब्लीडिंग। तो इसको यूट्रस क्राई या यूट्रस वीप भी बोलते हैं, ठीक है। बट अब हम समझते हैं अगर बेबी आ जाता तो प्रोजेस्टेरोन लेवल मेंटेन रहता, मतलब फर्टिलाइजेशन हो जाता, सेकेंडरी oocyte को आके स्पर्म जब टच करता तो ये ओवम में कन्वर्ट होता, फर्टिलाइजेशन होके जाइगोट बनता, जाइगोट से एम्ब्रियो, एम्ब्रियो से फ्यूचर बेबी बनता। दैट इज हम बात करते हैं फीटस की, तब हम अलग से अपने बात करेंगे, बट फिलहाल हम बात करें मेंस्ट्रुएशन की। तो ये प्रोजेस्टेरोन लेवल आ गया डाउन, जिसके डाउन आते ही फिर से ये वाला पीरियड स्टार्ट हो गया, ठीक है। यहां तक कोई डाउट है तो बोलो, यहां तक कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में अपने डाउट लिख के पूछ सकते हैं। आई विल ट्राई टू आंसर योर क्वेरीज, ठीक है। अब चलते हैं हम आगे, ठीक है। एक बार बेटा अब देखो इस डायग्राम को, अब आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। ये बेटा है यूट्राइन इवेंट्स, मेंस्ट्रुएशन चल रहे हैं 1 to 5 डेज तक। एक बार जरा ये देखते रहना, ये रेड जो दिखा है दैट इज मेंसेस। तो 1 to 3 ये जो मेम्ब्रेन थी ऐसे ऐसे करके बाद में धीरे धीरे देखो थिक होनी शुरू हो रही है, देखो इसकी थिकनेस बढ़ती जा रही है। इधर से प्रोजेस्टेरोन लेवल कितना है, लो है, एस्ट्रोजन लेवल भी लो था, ठीक है। बट लो प्रोजेस्टेरोन जाके किसको स्टिमुलेट करेगा, पिट्यूटरी को, एफएसएच आएगा। एफएसएच किसको प्रेक्ट करेगा, फॉलिकल्स के ऊपर, फॉलिकल सिक्रीट करेंगे एस्ट्रोजन, ठीक है। एस्ट्रोजन सिक्रीट होते ही क्या होगा, ज्यादा एस्ट्रोजन हो जाएगा तो ग्रेफिन फॉलिकल बन ही गया। तो अब एस्ट्रोजन किसको बोलेंगे, पिट्यूटरी को, कि अपना एफएसएच कम करो, एलएच को लाओ। एलएच के आते ही क्या हो जाएगा बेटा, ओव्यूलेशन, फॉलिकुलर फेज में क्या हो रहा है, थिकनेस हो रही है। अब उसके बाद ओव्यूलेशन होने के बाद डिवेलपिंग कॉर्पस ल्यूटियम बन गया, फिर रिग्रेसिंग, धीरे धीरे ये डीजेनरेट कर जाता है कॉर्पस ल्यूटियम। अगर प्रेगनेंसी हो जाएगी तब तो ये मेंटेन रहेगा, अगर प्रेगनेंसी नहीं होती है तो कॉर्पस ल्यूटियम डीजेनरेट कर जाता है, ठीक है। ये हमने समझ लिया। अब आ जाओ आगे, ओके। अब हम बात कर रहे थे जो अभी सारा जो साइकिल समझा हम अब उसी को एनसीईआरटी से देख रहे हैं, राइट। ये जो चेंजेस है ओवरी में और यूट्रस में कैसे इंड्यूस होती हैं, बाय चेंजेस इन द लेवल्स ऑफ पिट्यूटरी एंड ओवेरियन हार्मोन्स। समझ में आ गया, ओवेरियन हार्मोन, एस्ट्रोजन हार्मोन, पिट्यूटरी के एफएसएच और एलएच, राइट। चलो, द सिक्रीशन ऑफ गोनाडोट्रोफिन्स, दैट इज एलएच और एफएसएच को, एलएच और एफएस दोनों को मिला के क्या बोलते हैं, गोनाडोट्रोफिन्स, राइट। चलो, इंक्रीजेस ग्रेजुअली ड्यूरिंग द फॉलिकुलर फेज, इस फेज के टाइम पे एलएच और एफएसएच दोनों धीरे धीरे करके इंक्रीज होते हैं और स्टिमुलेट करते हैं बेटा किसको, फॉलिकुलर डेवलपमेंट को, एज वेल एज सिक्रीशन ऑफ एस्ट्रोजन्स को बाय द ग्रोइंग फॉलिकल्स, ठीक है। ग्रोइंग फॉलिकल्स मैच्योर हो जाएंगे किसके अंदर, ग्रेफिन फॉलिकल में, और क्या सिक्रीट कर रहे हैं वो, एस्ट्रोजन। बोथ एलएच और एफएसएच अटेन अ पीक लेवल इन द मिडल ऑफ साइकिल। ध्यान दो इसको, जैसे ही एफएसएच लेवल हाई होगा, ठीक है, तो एक पीक तो बेटा ये वाली आ जाएगी, यहां से देखो दिस इज एफएसएच की पीक है, एक इधर से इसी वक्त एलएच आ गया, मतलब एफएसएच को एस्ट्रोजन बोलेंगे। अब एफएसएच को कम कराओ, क्या कब, जब पीक पे पहुंच गया एफएसएच उसी टाइम पे एलएच भी आएगा, ठीक है। और फिर ये धीरे धीरे इनकी सिक्रीशन कम हो जाएगी एफएसएच की, क्योंकि अब हमें और मैच्योर फॉलिकल नहीं चाहिए, हमारे पास एक हो चुका है रेडी, राइट। चलो, रैपिड सिक्रीशन ऑफ एलएच, बहुत तेजी से सिक्रीट होता है बेटा और बहुत जल्दी मैक्सिमम लेवल पे पहुंच जाता है ड्यूरिंग द मिड साइकिल, जिसको बोलते हैं एलएच सर्ज। तो आपसे पूछा जाए क्वेश्चन व्हाट इज एलएच सर्ज, तो एलएच पीक, एलएच अटेन्स इट्स मैक्सिमम लेवल इन द मिडल ऑफ साइकिल, जिसको बोलते हैं एलएच सर्ज, ठीक है। जिसकी वजह से क्या होता है, वो जो ग्रेफिन फॉलिकल एफएसएच की वजह से मैच्योर हुआ था तो वो क्या कर जाएगा, रप्चर और रिलीज हो जाएगा ओवम, जिसको बोलते हैं ओव्यूलेशन। ओव्यूलेशन मतलब ओव्यूलेटरी फेज, इसको फॉलो कौन करेगा, अब आ जाएगा कॉर्पस ल्यूटियम, तो दैट इज ल्यूटियल फेज, ड्यूरिंग विच द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द ग्रेफिन फॉलिकल दे विल ट्रांसफॉर्म्स इनटू दैट इज कॉर्पस ल्यूटियम, ठीक है। चलो आगे आ जाओ। अब देखो कॉर्पस ल्यूटियम मैंने आपको बताया क्या है, टेम्परेरी एंडोक्राइन ग्लैंड है, टेम्परेरी एंडोक्राइन ग्लैंड। कॉर्पस ल्यूटियम सिक्रीट्स लार्ज अमाउंट्स ऑफ प्रोजेस्टेरोन, प्रोजेस्टेरोन सिक्रीट करता है, ग्लैंड बन चुका है, विच इज
essential, ध्यान रखोगे ये वाली बात, which is essential for maintenance of the endometrium. प्रोजेस्टेरोन लेवल हाई रहेगा तो प्रेगनेंसी मेंटेन रहेगी, एंडोमेट्रियम लाइनिंग मेंटेन रहेगी. अगर प्रोजेस्टेरोन नीचे आ गया तो एंडोमेट्रियम लाइनिंग हटना शुरू हो जाएगी, शेड ऑफ होना शुरू हो जाएगी और हो सकता है प्रेगनेंसी भी खत्म हो जाए अगर हो गई थी तो. ठीक है, चलो. सच एन एंडोमेट्रियम इज नेसेसरी फॉर इम्प्लांटेशन ऑफ द फर्टिलाइज्ड ओवम. सेकेंडरी ओसाइट मतलब फर्टिलाइज्ड होगा ओवम मेरे पास आएगा और मुझे उसको इम्प्लांटेशन के लिए जगह देनी होगी, दैट इज बेड देना होगा. इसलिए ये एंडोमेट्रियम अपने आप को थिक पे थिक करती जा रही थी. ठीक है, बट ऐसा हुआ नहीं. तो अदर इवेंट्स ऑफ प्रेगनेंसी को सपोर्ट करने के लिए एंडोमेट्रियम की थिकनिंग हो रही थी. अब ड्यूरिंग प्रेगनेंसी क्या होगा, अगर हो जाती प्रेगनेंसी, मेंस्ट्रुअल साइकिल के सारे इवेंट्स रुक जाते हैं. मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं होता है, देयर इज नो ब्लीडिंग, देयर इज नो मेंस्ट्रुएशन. ठीक है, और अगर इन द एब्सेंस ऑफ फर्टिलाइजेशन कॉर्पस ल्यूटियम डीजनरेट कर जाएगा और इसकी वजह से क्या होगा, एंडोमेट्रियम, दिस कॉजेज डिसइंटीग्रेशन ऑफ एंडोमेट्रियम लीडिंग टू मेंस्ट्रुएशन. ठीक है, अब स्टार्ट हो जाएगा एक नया साइकिल. ह्यूमन बींग्स के अंदर, ह्यूमन फीमेल्स की बात कर रहे हैं, मेंस्ट्रुअल साइकिल अराउंड 50 की एज तक जाके ना बेटा खत्म हो जाता है. ठीक है, क्योंकि हमने समझा था एट द टाइम ऑफ प्यूबर्टी एक फीमेल की बॉडी के अंदर कितने फॉलिकल्स रहते हैं, 60,000 to 80,000. तो उनमें से कोई एक मैच्योर करता है और बना देते हैं ग्रेफिन फॉलिकल, तो धीरे धीरे फॉलिकल्स खत्म होने शुरू हो जाते हैं. ठीक है, तो 50 की एज के अराउंड 50-55 या इससे 1-2 साल पहले भी हो सकता है. तो जब मेंसेस स्टॉप कर जाते हैं तो उनको बोलते हैं मीनोपॉज. क्या बोलेंगे, मीनोपॉज. और जब स्टार्ट हुए थे तब हमने वर्ड यूज किया था मिनार्क. ठीक है, चलो, दैट इज टर्म्ड मीनोपॉज. साइक्लिक मेंस्ट्रुएशन is a indicator of normal reproductive phase and extends between menarche and menopause. menarche से शुरू हुआ, menopause पे खत्म हुआ, बीच में जो reproductive cycle है that is menstruation is very important और ये indicative है that a woman is, मतलब जब menarche शुरू होगा तो मतलब एक woman अपनी reproductive age के अंदर enter कर गई. ठीक है, तो that is reproduction की capability है उसके अंदर. right, चलो आगे आओ. अब देखो, अब हम बात करते हैं बेटा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये कि मेंस्ट्रुएशन होता है. ठीक है, हम अपने टाइम में सुनते थे हमारी मम्मी से, हमारी दादी से, या जो भी हमारे घर के बड़े लोग, बड़ी वाली फीमेल्स थी जो, वो ये बताती थी कि जब एक ये पीरियड्स अपीयर होते थे उनके, तो उनके साथ एक बहुत ही व्यवहार ऐसा किया जाता था जैसे इस चीज़ को टच नहीं करना, मंदिर में पूजा नहीं करनी, ये नहीं करना, वो नहीं करना, ऐसी बहुत सारी रिस्ट्रिक्शंस थी. और साथ ही साथ उनका ये कहना था कि वो इतना, मतलब बेसिकली क्या है कि हाइजीनिक बहुत इंपॉर्टेंट है इस टाइम पे. तो उस टाइम में फैसिलिटीज अवेलेबल नहीं थी. अब आजकल एवरी वुमेन इज ऑलमोस्ट एक तरह से एक्टिव है, वर्किंग है, तो उनको इस टाइम पीरियड के दौरान अपने आप में बहुत ज़्यादा हाइजीनिक रहने की ज़रूरत है. ठीक है, तो देखो, मेंटेनेंस ऑफ हाइजीनिक and sanitation during menstruation is very important. 7 दिन तक नियर अबाउट है ना, 7 दिन तक एक विमेन को इस फेज से निकलना पड़ता है जब वेजाइनल ब्लीडिंग हो रही होती है. तो उस ब्लीडिंग की वजह से कई बार हो सकता है हमें बहुत बाहर भी रहना पड़ता हो. तो मतलब हाइजीन बहुत जरूरी है. अदरवाइज क्या होता है, कंटिन्यूस ब्लीडिंग की वजह से देयर कैन बी माइक्रोबियल ग्रोथ हो सकती है, कोई इन्फेक्शंस हो सकते हैं. तो अब हमें इन सब चीज़ों का ध्यान रखना इज वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है, तो सिंपल सी बात है, एक तो बात आपको डेली लेना है, यू हैव टू क्लीन योर सेल्फ रेगुलरली. राइट, सैनिटरी नैपकिन यूज करने हैं या घर पे बने हुए पैड्स भी यूज कर सकते हो, बट मेक श्योर दे शुड बी प्रॉपरली सैनिटाइज्ड. ठीक है, दे शुड बी प्रॉपरली सैनिटाइज्ड. राइट, चेंज सैनिटरी नैपकिन पैड या घर पे बने पैड भी हो सकते हैं. हर 4 to 5 आवर्स के बाद कोशिश करो दैट हैव टू बी चेंज्ड. बाकी सब रिक्वायरमेंट पे डिपेंड करता है. राइट, ओके. डिस्पोज जो है सैनिटरी नैपकिन का, दैट शुड बी बाय रैपिंग दैम इन प्रॉपर पेपर में रैप करके, देन वी शुड थ्रो इट.
डू नॉट थ्रो द यूज नैपकिन इन द ड्रेन पाइप, नहीं तो ड्रेन पाइप बेटा ब्लॉक हो जाएगी, राइट, ऑफ द टॉयलेट्स इन द ओपन एरिया। आफ्टर हैंडलिंग द नैपकिन you must wash your hands with soap. You know very well that to avoid any kind of infection, right? चलो, तो बहुत सारी चीजें हैं बेटा, टैम्पून्स आते हैं, पैड्स आते हैं, सो मेनी थिंग्स आर अवेलेबल फॉर दिस पीरियड्स, फॉर दिस डेज, ठीक है। चलो, नाउ इट्स अ क्वेश्चन टाइम। हमने कर लिया है मेंस्ट्रुएशन और अब हम बात करेंगे, कुछ क्वेश्चंस करेंगे ये देखने के लिए कि हमें कितना समझ में आया, ठीक है। ऑलमोस्ट दीज क्वेश्चंस आर PYQs, तो जिससे आपकी प्रैक्टिस और भी अच्छी हो जाएगी। द एज व्हेन मेंस्ट्रुएशन सीजेस इन ह्यूमन फीमेल, क्या बोलेंगे उसको? दैट इज मीनोपॉज। क्या बोलेंगे उसको? मीनोपॉज। और क्या एज थी वो? नियर अबाउट 50 के करीब ढूंढ लो ऑप्शन। 12, 30, 72 नहीं, 55 ईयर्स, ठीक है, मान लेते हैं। 50 होती है, 55, अराउंड 55 ईयर्स मान लो, राइट। चलो आगे आ जाओ, नेक्स्ट क्वेश्चन। Which of the following functions as temporary endocrine gland? कौन सा इनमें से टेम्परेरी एंडोक्राइन ग्लैंड है? अभी भी आपने मेरे से सुना होगा टेम्परेरी एंडोक्राइन ग्लैंड जो प्रोजेस्टेरोन सीक्रेट करती है, दैट इज कॉर्पस ल्यूटियम। कॉर्पस ल्यूटियम, ओके। चलो नेक्स्ट आ जाओ। ओके, ड्यूरिंग मेंस्ट्रुअल साइकिल हाईएस्ट लेवल ऑफ प्रोजेस्टेरोन कैन बी सीन इन द, क्या वो फॉलिकुलर फेज है, क्या वो मेंस्ट्रुअल फेज है, क्या वो ल्यूटियल फेज है, या वो प्रोलिफेरेटिव फेज है? सबसे ज्यादा प्रोजेस्टेरोन हाई हमने देखा कौन से फेज में? सिक्रीटरी फेज में। दिखाऊं एक बार फिर से? Should I show you the picture? Yes, high progesterone, luteal और secretory phase, ठीक है, high progesterone, luteal और secretory phase में, right? चलो, that is luteal phase, C, luteal phase, और इसी को ही हमने क्या बोला? secretory phase। क्या बोला? secretory phase, right? चलो आगे चले। ओके, चलो 13 देखो, ओव्यूलेशन इन द मैमल्स इज कॉज्ड बाय, ओव्यूलेशन कॉज करने वाला हार्मोन कौन सा है? क्या वो FSH और TSH है, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन? नो। क्या वो FSH LH है? यस, हमने देखा FSH की पीक होगी, LH की पीक होगी, तो FS जब पीक पे होगा एस्ट्रोजन जाके पिट्यूटरी को बोलेंगे कि FSH का सिक्रीशन कम कराओ, और उसी वक्त LH की पीक आएगी जो कन्वर्ट कर देगी ग्रेफिन फॉलिकल को किसके अंदर? कॉर्पस ल्यूटियम के अंदर, ठीक है। तो दिस इज FSH एंड LHB, राइट। चलें आगे, क्वेश्चन नंबर 5। Withdrawal of which of the following hormone is the immediate cause of menstruation? एकदम से menstruation हो जाए, चाहे वो प्रेगनेंसी के टाइम पे है, अगर कौन सा ऐसा हार्मोन है जिसका लेवल डाउन आते ही मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट हो जाता है? जल्दी से बता दो मुझे। हमने समझा जैसे ही प्रोजेस्टेरोन लेवल लो हो जाएगा वो जाके पिट्यूटरी को स्टिमुलेट कर देता है, ठीक है। तो इसका मतलब कौन सा लेवल डाउन आता है? प्रोजेस्टेरोन। तो दिस इज प्रोजेस्टेरोन, यस दिस इज प्रोजेस्टेरोन, ठीक है। तो बेटा ये हार्मोन बहुत अच्छे से याद हो जाने चाहिए आपको अब तक। लार्ज अमाउंट ऑफ प्रोजेस्टेरोन इज सीक्रेटेड बाय, कौन सीक्रेट करता है? प्रोजेस्टेरोन। लार्ज अमाउंट ऑफ प्रोजेस्टेरोन, क्या वो कॉर्पस जर्मिनेटिवम है, कॉर्पस ल्यूटियम, कॉर्पस कैवर्नोसा, कॉर्पस पैलुसिडा? देखो इनमें से ये नाम हमें इतना अच्छा लगता है, सॉरी कॉर्पस ल्यूटियम, बाकी चारों नेम हमें अच्छे नहीं लगते, हमें कॉर्पस ल्यूटियम अच्छा लगता है क्योंकि वो क्या है? वो है टेम्परेरी ग्लैंड, एंडोक्राइन ग्लैंड, जो क्या सीक्रेट करती है? प्रोजेस्टेरोन टू मेंटेन प्रेगनेंसी। अगर प्रेगनेंसी नहीं होती तो प्रोजेस्टेरोन लेवल डाउन और कॉर्पस ल्यूटियम क्या हो जाएगा? डिजेनरेट, ठीक है। चलो आगे आ जाओ। अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होगी तो कॉर्पस ल्यूटियम का क्या होगा? मैंने अभी भी बोला क्या हो जाएगा? डीजनरेट हो जाएगा, ठीक है। जरूरत नहीं है ना उसकी, तो दैट इज बी, ओके। आगे आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 17, राइट। चलो 17 क्या बोल रहे हैं बेटा? द स्टेजेस इन द ह्यूमन फीमेल व्हेन मेंस्ट्रुअल साइकिल सीजेस एट द एज ऑफ 50, क्या बोलेंगे इसको? इसको बोलेंगे, बोलो जल्दी से बोलोगे, इसको बोलेंगे मीनोपॉज,
राइट। 50 की एज पे जाके जब मेंसेस स्टॉप कर जाए तो उसको बोलते हैं मेनोपॉज। और इसी के साथ ही टाइम हो गया है क्या कहने का, थैंक यू। और अगर आपके कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में अपने डाउट पूछ सकते हैं, और इसके अलावा आपको मिलेगी एक डीपीपी जिसको आपको सॉल्व करना होगा, ठीक है। तो विद दिस इट्स अ टाइम टू से थैंक यू, बट ऑलवेज रिमेंबर दैट यू हैव टू लर्न विद अ स्माइल।